हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने 6:45 तक पिछली वीडियो तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्लोप ऑफ द टोटल कोस्ट कर्व इंडिकेट्स। जो हमारी टोटल कोस्ट कर्व है वो क्या इंडिकेट करती है? मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कोस्ट, या फिर मार्जिनल कोस्ट, या फिर वेरिएबल कोस्ट। देखिए, टोटल कोस्ट कर्व से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, क्या जो स्लोप होती है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? तो उससे हम निकाल सकते हैं मार्जिनल कोस्ट, और मार्जिनल कोस्ट से ही हम अपना इक्वेट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन से अपने प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं। तो टोटल कोस्ट कर्व हमारा क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्जिनल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ द आइसो कोस्ट लाइन इंडिकेट्स। देखिए, जैसे कंज्यूमर थ्योरी में हमने पढ़ा था आइसो जो हमारी कर्व थी, आईसी कर्व जो हम करते थे, इसी तरह अब आइसो कोस्ट लाइन हमारी यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करती है। जैसे बजट लाइन हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर थ्योरी में, बिहेवियर में, प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम क्या कर रहे होते हैं, आइसो कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये किससे मिलकर बनी होती है? ये क्या शो करती है? जैसे वो प्राइस लाइन शो कर रही होती थी टू डिफरेंट गुड्स का, तो यही सेम यहाँ पे हमने लेबर ले लिया, मान लीजिए वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने कैपिटल ले लिया। तो यहाँ पे लेबर को क्या मिलते हैं? हमें वेजिस मिलते हैं, और कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों के जो इनके क्या बता रहे हैं, ये प्राइस रेशो बता रही है, टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राइस रेशो ऑफ टू फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट। अब इसी की डेफिनेशन आ गई है कि आइसो कोस्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आईसी कर्व हमारे लिए क्या शो करता था कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जो हमें क्या प्रोवाइड करता था? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारा आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। यहाँ पे हम इनपुट्स ले रहे हैं टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फॉर्म। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज मेजर्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताना है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो किससे मेजर की जाती है? स्लोप ऑफ द आइसो पॉइंट, चेंज इन द स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट, या द रेशो ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अब देखिए, जितने भी ऊपर वाले ऑप्शन है, स्लोप ऑफ द आइसो पॉइंट हमें क्या बता रही होती है? वो तो हमें बता रही होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, है ना। और चेंज इन द स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट हमें क्या बताएगी? एमपीएल, एमपीके, है ना। कितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है ड्यू टू लेबर, ड्यू टू कैपिटल, है ना। और रेशियो ऑफ द फैक्टर इनपुट्स अभी हमने आइसो पॉइंट लाइन बताई थी, वो बताएगी। तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसमें कोई भी मेजर नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो होएगा हमारा राइट डी। अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम कर रहे हैं, मतलब कितना चेंज आ रहा है हमारा टेक्निकली अपने आउटपुट के चेंज होने से, मतलब आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल से। तो इसको कहते हैं हम टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the initial stages of production, generally the increasing returns to scale appear because of। आपने देखा होगा इनिशियल जो कॉस्ट, जो हमारा जो LAC कर्व भी होता है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा होता है? हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, है ना। कॉस्ट हमारी जो होती है वो डाउनवर्ड नीचे नीचे जा रही होती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाते हैं, और उस अबव बियॉन्ड द पॉइंट हम क्या कर रहे होते हैं? कॉस्ट एकदम से हमारी इंक्रीज होने लग जाती है और हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये हमने कॉस्ट थ्योरी में पढ़ा था, ड्यू टू
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो अगर इंक्रीजिंग पूछा है तो हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आएगा, डिक्रीजिंग पूछेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है हमें? वेजिस टू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा होता है वो किसका रिलेशनशिप होता है? इनपुट्स का आउटपुट के साथ, है ना। कि जो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा आउटपुट है क्यू, वो किसका फंक्शन होता है? एल और के। ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये क्या बता रहा होता है? ये हमारा ये इनपुट्स को क्या, इनपुट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आउटपुट पे, कि आउटपुट जो हमारा है किस पे डिपेंड करता है? हमारे इनपुट पे। इनपुट के चेंज होने पे आउटपुट का क्या इफ़ेक्ट, क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, वो उससे हमें पता लगता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इनपुट डिपेंड्स ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी। ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड विद इट, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द अदर इनपुट यूज्ड इट, या ऑल ऑफ द अबव। हमने क्या बताना है इसमें? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ द इनपुट्स। ठीक है, जो हमारा एम अगर निकालना हो और एम निकालना हो, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी? हमारे कैपिटल और लेबर की क्वांटिटी पे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rigid production function is one where the option A quantity of output produced is fixed, quantity of input used is fixed, inputs are used in production fixed proportional। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन है, रिजिड प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स, है ना। अब ये इनपुट्स है, अभी इसी के आगे हमने रिजिड लगा दिया। रिजिड मतलब कि ये बहुत फिक्स है, और फिक्स अगर हमने लगा दिया यहाँ पे कि रिजिड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वांटिटी यूज, जो इनपुट हमारे है लेबर और आउटपुट को हम क्या मान रहे हैं? इनपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट नहीं आएगा, क्वांटिटी ऑफ इनपुट भी नहीं आएगा। इनपुट को जो यूज़ कर रहे हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि जितना हम लेबर ले रहे हैं उतना ही हम कैपिटल ले रहे हैं। अगर ये 10% से चेंज हो रहा है तो कैपिटल भी 10% से हम चेंज करेंगे, और आउटपुट भी हमारा 10% से चेंज होगा। तो इसको कहते हैं हम रिजिड प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनपुट्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए फ्लेक्सिबल आ गया, फ्लेक्सिबल में जहाँ पे इनपुट जो होंगे वो मे बी यूज इन वेरिंग प्रोपोर्शन। तो जहाँ पे वेरिएंग आ गया प्रोपोर्शन, यानी कि अगर मान लीजिए ये 2% से हम इसको चेंज कर रहे हैं, कैपिटल को 4% से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको 3% से कर रहे हैं, इसको 1% से भी कर रहे हैं, हम वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं। कभी हम 1:2 ले रहे हैं, कभी हम 1:4 ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिंग प्रोपोर्शन। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम प्रोपोर्शन, यानी कि अगर 1:1 रेशो, इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और वहीं अगर हमारा वेरिंग आ जाएगा तो उसमें हम 2:2, 2:4, 2:3, 1:2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल टू एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, नीदर एवरेज प्रोडक्ट, नो मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन। कब वैलिड होगा? जब नो इनपुट इज applied in constant quantity, all inputs are varied in the same proportion, only one input is varied and all other inputs are kept constant। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हम कर रहे होते हैं उसमें हम कुछ फिक्स्ड फैक्टर ले रहे होते हैं और कुछ हम वेरिएबल फैक्टर ले रहे होते हैं। लैंड जो हम ले रहे होते हैं वो हम क्या ले रहे होते हैं? फिक्स्ड इनपुट ले रहे होते हैं, जबकि अदर फैक्टर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर ले रहे होते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि वन इनपुट हमारा
वेरीड एंड ऑल अदर कैपिटल कांस्टेंट, कि हम बाकी सारे लेबर को ही हम क्या ले रहे होते हैं यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर मान के चलते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, उसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Next question is the law of variable proportion assumes that the state of technology dash during the process of प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा लो वेरिएबल पोर्शन में सिर्फ लेबर को हम क्या कर रहे होते हैं वेरिएबल फैक्टर लेके चल रहे होते हैं, बाकी सारे को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी को भी हम क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन assume that input can be combined in dash proportions to produce a given amount of output। देखिए लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है जिसमें हम इनपुट्स को क्या कर रहे होते हैं कंबाइंड, जब फिक्स फैक्टर के साथ कर रहे होते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ, तो जो उसमें चेंजेस आ रही होते हैं, कभी तो लो वेरिएबल पोर्शन जो होता है हमारा अपवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीजिंग आता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है ना, पहले क्या होता है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, फिर टोटल प्रोडक्शन एकदम से क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट पे, फिर टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम आ जाता है, फिर धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे अलग अलग स्लोप्स आती है, तो टोटल जो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो हमारा वेरिंग आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीजिंग, अब देखिए एपी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब एपी और एमपी की स्लोप को देख के हम बताएंगे। ये देखिए जब हम हमारा एमपी ये होता है और एपी हमारा ऐसे हो रहा होता है, ठीक है, वो कभी भी इसको एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता है। तो अभी इन्होंने पूछा है जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ तक हमारा बढ़ रहा है, तो इस पोर्शन में आप देखोगे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है हमारा डिक्रीज, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मे बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो जब एपी इंक्रीज हो रहा होगा तो एमपी हमारा इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर्स आर लाइकली टू गेट अ वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर, कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स का किस कंडीशन में आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं, मोनोपोली में आते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं या ओलिगोपोली में आता है। वैरायटी ऑफ गुड्स जो होते हैं हमारे, देखो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है हमारे पास एक ही आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोली में भी हमारे पास क्या होता है अलग एक ही सिंगल प्रोड्यूसर होता है। ओलिगोपोली में सिर्फ फ्यू वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, लेकिन जब ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स हमें किस में मिलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंश्योर, इसमें कंडीशन बतानी है परफेक्ट कंपटीशन की क्या होती है, दैट ईच फर्म इज कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या सारे फर्म इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस में, उनका कंट्रोल होता है, नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है प्राइस टेकर होता है, और जब प्राइस टेकर होता है तो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता किसी भी फर्म का। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दैट नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, यस, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस या चेंज कंट्रोल नहीं होता वो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो होती है वो हम क्या होते हैं प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग एन इंडिविजुअल फॉर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर हमारा डिमांड कर्व क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू हमारा एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ये किस कंडीशन होती है, कौन सी मार्केट होती है, ये हमारी होती है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है
फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो ये ठीक है, प्राइस टेकर होएगी, परफेक्ट कंपटीशन है क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। द फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये भी इसका मतलब है क्योंकि प्राइस टेकर है तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द फर्म प्लेसेस ऑन द मार्केट इज स्मॉल रिलेटेड टू द टोटल सप्लाई। हाँ, ये भी सही है कि हमारा जो अमाउंट है, चेंजेस है, प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा सप्लाई पे। चाहे आप 10 चीज़ें लो, चाहे 5 चीज़ें लो, लेकिन प्राइस क्या होगा, हमेशा रिमेनिंग सेम रहेगा। द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कॉन्सिडर्स व्हेन इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये भी सही है क्योंकि जब परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ये तीनों हमारे सेम हो जाते हैं क्योंकि प्राइस टेकर होती है। तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a firm will not operate unless the AR is at least equal to AVC only in long run, market period, short run period, perfect competition। ये कौन सी कंडीशन है, जब हमने पढ़ा था शट डाउन पॉइंट, याद है आपको, जहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ जो प्राइस होता था, AR को ही हम प्राइस कहते हैं, और प्राइस शट डाउन पॉइंट कहाँ होता है, प्राइस जहाँ पे इक्वल हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ये एक शट डाउन पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म क्या करती है, वो देखती है या कि मैं इसको शट डाउन करूँ या ना करूँ। शॉर्ट रन पीरियड होगा तो वो ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि अगर वो ऑपरेट करती है तो उसको बहुत ज़्यादा इनकर लॉसेस करने पड़ेंगे, और लॉन्ग रन में वो इसको ऑपरेट कर सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में इसको कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि ये शट डाउन पॉइंट है। यहाँ पे अगर वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसको बहुत सारे लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR इक्वल टू MC, ठीक है, इन द शॉर्ट रन द फर्म विल बी। देखिए MR इक्वल टू MC की कौन सी इक्वेशन होती है हमारी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, और साथ ही साथ प्रॉफिट मिनिमाइज कॉस्ट होती है। ये प्रोड्यूसर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या कर रहा होता है, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा या अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the change in the TR resulting from the sale of the 1 unit more of output means, मतलब क्या हो रहा है, जो TR में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो बता रहा है उससे क्या चेंज निकल के आ रहा है, कि जैसे जैसे हम TR में एक हर यूनिट आउटपुट को बढ़ाते रहेंगे, जैसे TR में 2 से 4, 4 से 6 मैंने क्या कर रहा है, अपनी सेल ऑफ 1 यूनिट जो है हमारे मैंने इंक्रीज कर दी है ना आउटपुट में, तो MR क्या होएगा, MR बता रहा होगा उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, 2 का इनमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये किस पे हमारा आएगा, MR फ्रॉम अ गिवन आउटपुट, आउटपुट में MR जो हमारी निकलती है वो आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहा है जब हम 1 यूनिट ऑफ मोर प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीज करते हैं। Next question is the rising MC curve of profit maximization competitive firm constitute in fact। देखिए MC कर्व बताना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और MC कर्व हम उसी में निकाल सकते हैं। देखिए MC कर्व जो होती है वो सप्लाई कर्व भी कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम MC कर्व को डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, ना ही प्राइस ओलिगोपोली मॉडल में, ना ही परफेक्ट उसमें मोनोपोली मार्केट में। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हम MC कर्व जो होता है वो हमारा सप्लाई कर्व होता है। और सप्लाई कर्व आपको पता है जैसे जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा सप्लाई हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, ये देखिए, ये हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन जहाँ प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC। अब जो MC कर्व होता है वो हमारा किसको कट करता है, इट्स बिलो पॉइंट, MR के इट्स बिलो पॉइंट पे, ये हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और यहाँ ये हमारा AC है, ठीक है। और अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा इसके नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, इस पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
इस पॉइंट से अगर हमने अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ किया तो हमें इतने सारे लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि सप्लाई कर्व कहाँ होगा, शट डाउन पॉइंट से हमेशा ही ये क्या होगा, अबव होगा, इससे नीचे कभी भी नहीं जाएगा। शट डाउन पॉइंट के नीचे कभी भी नहीं सप्लाई कर्व होता, हमेशा इससे ऊपर होगा, क्योंकि इससे ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। इसी को कहते हैं हम MC कर्व ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सप्लाई कर्व। इसको आप एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया MC कर्व, AR, ये हमारा AC, MR, ठीक है, प्राइस। और यहाँ पे हम मान लीजिए हमने लिया ग्रीन कलर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और इस पॉइंट से ऊपर जितना भी कर्व जो जाएगा हमारा, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई कर्व ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। क्योंकि इस पॉइंट से आप देखोगे जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारा प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हमारा B। MC कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म को क्या कहते हैं हम, सप्लाई कर्व। प्राइस टेकर फॉर्म्स क्या होएगी, प्राइस टेकर फॉर्म जो होएगी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए, एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, do not advertise because advertising is wasteful, do not advertise because they can sell as much as they want to the current price। देखिए प्राइस टेकर है तो हम कोई भी प्राइस हो, जो कोई भी अमाउंट है, बट एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो करंट प्राइस है उसी पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसलिए जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर क्वांटिटीज मूव इन द सेम डायरेक्शन वी हैव। देखिए अगर हमारे प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं, फैक्टर इनपुट भी इंक्रीज हो रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वो होगा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। भी हमारे क्या हो रहा है, फैक्टर, अगर हम लेबर और कैपिटल को, आउटपुट को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे जो प्राइजेज है फैक्टर के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कौन सी कंडीशन होएगी जहाँ पे MC इक्वल टू MR इक्वल टू AC AR होएंगी लॉन्ग रन पीरियड में। तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, परफेक्ट कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव फर्म मार्केट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is, the more nearly perfect a market is, the stronger is the tendency for the same price to the paid for the same thing at the same time in the all parts of the market। ये डेफिनेशन किसकी है, अगर कई बार पूछ ले, इसमें ऑप्शन इन्होंने तो वैसे ये बोला कि डेफिनेशन किसने दी है, लेकिन ये डेफिनेशन है किसकी, आप देख सकते हो कि सेम प्राइस सेम थिंग एट द सेम टाइम ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट, यानी कि प्राइस टेकर है और सभी जगह आइडेंटिकल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होगी। और ये किसने दी थी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।